नमस्कार। अधिवक्ता परिषद हरियाणा की ओर से मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं इस YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग का पहले सेशन में। आज हमारे की स्पीकर श्री मुकेश गर्ग जी और श्री देवेंद्र सैनी जी हैं, जो अधिवक्ता परिषद के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में आप सभी को अवगत करवाएंगे। छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ। श्री मुकेश गर्ग जी मूलतः हरियाणा से ही हैं और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। माननीय मुकेश गर्ग जी पिछले 30 साल से प्रैक्टिस में हैं और काफी सारे केसेस एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में इनका योगदान भी रहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ देवेंद्र सैनी जी हैं, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं। 2014 से देवेंद्र सैनी जी कार्यरत हैं। इसके साथ ही देवेंद्र सैनी जी बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में अपना योगदान, अपने लेक्चर्स भी दे चुके हैं। मैं माननीय मुकेश गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वेलकम एड्रेस शुरू करें। नमस्कार। अधिवक्ता परिषद हरियाणा के सभी बंधुओं का मैं आज इस लाइव चैट में स्वागत करता हूं। अधिवक्ता परिषद हरियाणा को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया चैप्टर अधिवक्ता परिषद हरियाणा में जोड़ा है। अधिवक्ता परिषद हरियाणा सन 1992 से कार्यरत है, जो कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से संबंधित है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में आप सबका स्वागत है। आज अधिवक्ता परिषद के एम एंड ऑब्जेक्ट पर हमारे की स्पीकर श्री देवेंद्र सैनी जी, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। अधिवक्ता परिषद कब, कहां, क्यों, कैसे शुरू हुई, इसके विषय में भी विस्तृत जानकारी देवेंद्र सैनी जी देंगे। मैं तो केवल आज इस कड़ी की शुभारंभ करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। अधिवक्ता परिषद का दायित्व आज के वर्ष के दौर में जो आपातकालीन स्थिति अपने भारत में चल रही है, उसमें सेवा के माध्यम से हम सबको देश के प्रति अपना सहयोग देना चाहिए। और इस आपातकाल में सबसे अधिक सहयोग कोरोना को भगाने के लिए हम सबको घर पे रहकर सुरक्षित रहने का संकल्प करना चाहिए और घर पर रहकर ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें। इसी उपलक्ष्य में यह लेक्चर सीरीज अधिवक्ता परिषद हरियाणा ने आरंभ की है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने समय का सदुपयोग इस लाइव चैट के माध्यम से कर सकेंगे। और अब मैं अधिक समय तक आपके और देवेंद्र सैनी जी के मध्य ना रहता हुआ देवेंद्र सैनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हम सब का अधिवक्ता परिषद के एम एंड ऑब्जेक्ट के विषय में विस्तृत जानकारी देकर मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आज अपना ये अधिवक्ता परिषद हरियाणा की तरफ से पहला लाइव शो है और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मैंने अधिवक्ता परिषद के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस हेतु से, किस पर्याय से, किस ऑब्जेक्टिव के लिए अधिवक्ता परिषद का गठन हुआ, उससे पहले इसकी जो घटनाक्रम है जिसमें अधिवक्ता परिषद सबसे पहले शुरू की गई या जो विचार इसके गठन के बारे में आया, वो हमारे संगठन के फाउंडर श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी थे। क्योंकि आफ्टर ब्रिटिशर्स एंटायर नेशन फॉलोड देयर सिस्टम इन टोटो विद सम मॉडिफिकेशंस। सवाल उठता था, हम आज़ाद हो गए, क्या केवल गोरों को निकाल के और हम सत्ता पे काबिज हो जाएं इसलिए आज़ाद हुए हैं, या हमें भारत, भारतीय और भारतीयता इनका भी ध्यान करना है। अब या तो केवल स्पीचेस के माध्यम से हम भारत भारतीयता की बात करें या फिर धरातल पर भी कुछ काम करें। माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के दिमाग में एक बात उभरी कि क्यों ना अधिवक्ताओं का एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए देश में जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी अधिवक्ता बंधु एक परिवार के नाते इकट्ठे हों
और उसके लिए उन्होंने एक कुछ जो परिचित उनके एडवोकेट्स थे उनकी एक बैठक बुलाई और अपना विषय उनके सामने रखा कि मैं एक ऐसा संगठन की परिकल्पना दिमाग में कर चुका हूं जिसमें हम पूरे देश के अधिवक्ताओं को जोड़ेंगे। और दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के बारे में एक बहुत अच्छी बात और भी मेरे ध्यान में आती है। वो अधिवक्ता परिषद के अलावा भी भारतीय किसान मजदूर संघ नाम से एक संगठन उन्होंने शुरू किया था और वो संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। किसान मजदूरों के बीच में काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और बाद में इतना बड़ा संगठन हो गया कि उसको दो भागों में बांटना पड़ा, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ। इसी तरह से उन्होंने अधिवक्ता परिषद का भी गठन किया। जो फाउंडर मेंबर्स थे जिनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी और जिन्होंने केंद्रीय स्तर पर अधिवक्ता परिषद को शुरू किया, उन फाउंडर मेंबर्स में कुछ नाम मैं आपके सामने लेता हूं। वो बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं अपने भारत की, कम से कम लीगल फ्रेटर्निटी की। तो श्री राम जेठमलानी, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स में से थे। जस्टिस HR खन्ना, श्री E वेंकटरमैया, जस्टिस रामा जोयस, जितेंद्र वीर जी गुप्त, गुमानमल जी लोढ़ा, UR ललित, जस्टिस N संतोष हेगड़े जो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे, जस्टिस आदर्श गोयल जो आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे इससे पहले। जब वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो वो अधिवक्ता परिषद के जनरल सेक्रेटरी के नाते उन्होंने कार्य किया। तो ऐसे इस परिकल्पना को, अधिवक्ता परिषद की परिकल्पना को इन सब लोगों ने मिलकर शुरू किया। फिर सोचा कि कैसे संगठन रहेगा, क्या उसका ढांचा रहेगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो जैसे ही नेशनल लेवल पे टीम का गठन हुआ 1992 में, 1992 में, उसके साथ साथ 1-2 साल 3 साल में भारत के अधिकांश प्रांतों में भी अधिवक्ता परिषद का गठन हो गया और उसको सभी प्रांतों में अलग अलग रजिस्टर कराया गया। मगर जो हमारी जो पेरेंट बॉडी है या जो मेन संगठन है वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के नाते है, कार्य करता है और वही हमारा केंद्रीय संगठन है। इसके बाद धीरे धीरे संगठन में विस्तार हुआ, बहुत एडवोकेट्स सभी स्तर पर जुड़े, संगठन को प्रांत स्तर से ले जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाया गया और प्रयास ये रहा कि हर देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं उन सब में अधिवक्ता परिषद की इकाई का गठन किया जाए और उसमें हम सब सफल हुए। फिर अगला निर्णय आया कि क्यों ना ये जो हमारी यात्रा है इस यात्रा को और आगे लेके जाएं और हम सब डिवीज़न लेवल पे गए। हर डिस्ट्रिक्ट को भारत में 3 या 4 सब डिविजन्स में बांटा गया है, उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनकी जनसंख्या की दृष्टि से और काम को सुचारू रूप चलाने की दृष्टि से। अब हमारे सामने ये उद्देश्य था कि क्योंकि हमें जो लाइन में सबसे अंतिम स्तर पर कार्यरत एडवोकेट है, वकील हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, उनको भी अपने संगठन के माध्यम से जोड़ना है, अपने विचार से जोड़ना है। और अब हम देश के अधिकांश हिस्से में सब डिवीज़न लेवल पे अधिवक्ता परिषद का गठन कर चुके हैं। कुछ जगह रह गई हैं, वहाँ पे अभी गठन का कार्य चालू है। और इसमें कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि अधिवक्ता परिषद बोले तो हिंदू संगठन या हिंदू वकीलों का संगठन या RSS से जुड़े हुए वकीलों का संगठन। ये ऐसा उनके दिमाग में मिथ है, ये उनके दिमाग में एक भ्रामक विचार है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वैली है, श्रीनगर जहाँ पे है, श्रीनगर, वहाँ पे अधिवक्ता परिषद में सभी लगभग 99%, 99% मुस्लिम है, मगर वो अधिवक्ता परिषद का हिस्सा है जैसे हम लोग हिस्सा हैं। और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, अपने जो मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, इधर जो हिस्सा है उस हिस्से में
अधिकांश 80% वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है और अधिवक्ता परिषद की सारी जितने भी कार्यप्रणाली है, जो भी वहां काम होते हैं, वो सारे वहां के लोकल एडवोकेट्स जो नॉन हिंदूज हैं वो करते हैं। ऐसे ही दिल्ली है, ऐसे ही अपना हरियाणा है, हरियाणा में नूह है। तो ऐसा लोगों के दिमाग में जो मिथ है इसके बारे में वो भ्रामक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए वो एग्जाम्पल अपने आप में पर्याप्त हैं इस बात को साबित करने के लिए कि हम केवल आरएसएस के एडवोकेट्स नहीं है या हम केवल हिंदुओं का संगठन, ऐसा नहीं है। देश में 135 करोड़ भारतीय जितने भी हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता परिषद में आ सकता है, उसका दिल से स्वागत है। हमने फिर उसके बाद ये देखा कि संगठन खड़ा हो गया पूरे देश में, मगर अब इसकी कार्यपद्धति क्या रहेगी, कैसे कैसे काम करेगा, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करेगा, क्या केवल लेक्चर ही होते रहेंगे या फिर जो आइडियोलॉजी जिसको हम लेके चले हैं, भारत, भारतीय और भारतीयता, वो आइडियोलॉजी को मटेरियलाइज कैसे करेंगे, उसको ग्राउंड पे कैसे उतारेंगे। उसके लिए तो सोचा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस किया करेंगे। बाद में कॉन्फ्रेंसेस को क्षेत्रीय लेवल पे और स्टेट लेवल पे, विभाग स्तर पे शुरू किया गया और कुछ जगह ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। सेमिनार्स, लेक्चर्स और एक न्याय केंद्र की स्थापना कि हर गरीब व्यक्ति को उसकी भाषा में फ्री और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए फ्री लीगल एड सेंटर्स यानी कि न्याय केंद्र जिसको हम कहते हैं, न्याय केंद्रों की स्थापना की गई। और अभी देश के विभिन्न हिस्सों में न्याय केंद्र चलते हैं। ये ठीक है कि अभी सभी जिलों में उतनी सुविधा नहीं हुई है, मगर धीरे धीरे हम हर जिले में और हर सब डिवीजन लेवल पे न्याय केंद्रों की स्थापना करेंगे, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, जो कोर्ट तक नहीं जा सकता, न्याय उस तक आए और बिल्कुल फ्री आए और उसकी अपनी भाषा में आए जिसको वो सुलभ तरीके से समझ सकता है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अन्याय को सहने के लिए बाध्य ना हो, अपनी बात रख सके। इसके लिए न्याय केंद्र की स्थापना की है हम लोगों ने और आगे भी जारी रहेगी जहां पर नहीं है। इसके अलावा वकीलों में स्टडी सर्कल्स, क्योंकि हर साल बहुत से जूनियर एडवोकेट्स बार एसोसिएशंस को ज्वाइन करते हैं, तो उनकी संभाल के लिए कोई सिस्टम नहीं है अभी देश के अंदर, मगर हमारी भारतीय पद्धति के अंदर वो सिस्टम है। हम अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आदर करना जानते हैं। हमारे जो छोटे हैं, हम उनको प्रेम करना भी जानते हैं। और जो उनमें कुछ कमी है, जो उन्हें सीखना है, क्योंकि अभी उनके पास अनुभव की कमी है और अनुभव प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अनुभव को या तो आप स्वयं से करके सीखते हैं, लेते हैं, या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करके, अनुभवी व्यक्ति को सुनकर, देखकर आप अनुभव को प्राप्त करते हैं और सीखते हैं। इसके लिए हमने स्टडी सर्कल की एक रचना की है, जो हर इकाई पर, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ अधिवक्ता परिषद इन एंटायर नेशन वी होल्ड दिस काइंड ऑफ स्टडी सर्कल। इस स्टडी सर्कल में एक सीनियर एडवोकेट आते हैं और एक विषय पे, जो कानून से जुड़ा हुआ विषय है, कोई सेक्शंस होंगे या कोई नया कानून संसद लेके आ रही है या आपकी विधानसभा कोई नया कानून लेके आना चाहती है, उसमें क्या क्या अच्छा है, क्या ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि वकील एक ऐसा प्राणी है या समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो कानून से सीधे सीधे जुड़ा है, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ा है। क्योंकि जहां पर प्रशासनिक चीजें फेल हो जाती हैं, कोर्ट का काम वहीं से शुरू होता है। जहां पे सरकारें या न्याय नहीं दे पाती
या लोगों को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोगों का काम शुरू होता है, अधिवक्ताओं का काम शुरू होता है। तो हर वकील, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो मीडियोकर हो, सबको पूरा एक्सपीरियंस रहे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे किसी व्यक्ति को ठीक ठीक न्याय दिलाना है। इसके लिए हर लेवल पे हमने एक ये स्टडी सर्कल वाला जो कंसेप्ट है, इसको अधिवक्ता परिषद लेके चलता है। अब देखिए, अधिवक्ता परिषद केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि स्टडी सर्कल कर लिया या अपनी प्रांत स्तर पे हो गया कार्य। केवल इतना भर सीमित नहीं है अधिवक्ता परिषद। अधिवक्ता परिषद इससे भी आगे गया है। अधिवक्ता परिषद अब नेशनल बाउंड्रीज के बीच में नहीं रह गया है। 2018 में अपने केंद्रीय इकाई से अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जो केंद्रीय इकाई है, वहां से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक डेलीगेशन गया था। वहां पे 3-4 दिन का कार्यक्रम था और अधिवक्ता परिषद ने अपने आप को नेपाल में इंट्रोड्यूस कराया। यानी कि नेपाल में हमने अपनी भारतीयता को, हालांकि नेपाल हमसे कोई ऐसा देश नहीं है कि वो भारतीयता को जानता नहीं हो, केवल राज्य की सीमाएं या देश की सीमाएं बदल जाने से कल्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, क्योंकि जो सीमाएं खींची होती हैं वो कागज़ पे खींची होती हैं, दिलों पे नहीं खींची होती है, कल्चर को नहीं बांट सकती। तो नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ एडवोकेट्स गए। फिर 2018 में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन कराया भारत में, उसमें भी नेपाल से और बांग्लादेश से हमने एडवोकेट्स को आमंत्रित किया कि आप देखें कि हम अपनी कल्चर को या हमारी जो पद्धति है उसको हम कैसे धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, जो पाश्चात्य पद्धति है जिसको हम अपनाते आ रहे हैं, उस पाश्चात्य पद्धति में क्या दिल्ली का कोई वकील या हरियाणा के किसी छोटी जगह का कोई वकील, क्या सिरसा का वकील कर्नाटक के किसी वकील को जानता है ब्रिटिशर्स पद्धति में या पाश्चात्य शैली में? नहीं जानता है। मगर जो हमारी अधिवक्ता परिषद की जो अपने राष्ट्र की संस्कृति के मूल आधार पर चलती है, जो भारतीयता के आधार पर चलती है, वहां सिरसा का भी एक एडवोकेट कर्नाटक के एडवोकेट को जान सकता है, क्योंकि हम केवल जिला इकाइयों तक या प्रांत इकाइयों तक सीमित नहीं है। हम जब अधिवेशन में जाते हैं तो सभी इकट्ठे रहते हैं, 3 दिन 4 दिन इकट्ठे रहते हैं। कभी हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ आते हैं। ऐसे एक वकीलों का भाईचारा, एक लीगल फेटर्निटी का भाईचारा, उसमें हम जजेस को भी आमंत्रित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी आते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस भी आते हैं, वहाँ की जो लोकल जुडिशरी है वो लोग भी आते हैं। तो हम एक परिवार की तरह से, एक बिग लीगल फेटर्निटी का जो परिवार है उसकी तरह से काम करते हैं। कन्याकुमारी का व्यक्ति भी, कन्याकुमारी का एडवोकेट भी कच्छ के एडवोकेट को जान सकता है, मणिपुर का एडवोकेट भी राजस्थान के किसी छोटे से छोटे जिले के एडवोकेट को जान सकता है। ये हमारा एक परिवार की तरह से डेवलप हो रहा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि अधिवक्ता परिषद जो हमारा है आज, वो विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। जो एडवोकेट्स के बीच में काम करने वाले संगठन है, वो विश्व के सबसे बड़े संगठन होने का गौरव अधिवक्ता परिषद को प्राप्त है। इसके बाद अभी 2019 में, लगभग 6 महीने पहले की बात है, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वकीलों को भारत में बुलाया। वो ऐसे देश रहे हैं जिनसे हमने बुलाया था, वो ऐसे देश हैं जहां पे भारतीय कल्चर अब से 30-40 साल, 50 साल या 100 साल पहले तक बहुत फली फूलित रही है। जो एशियाटिक कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से हमने प्रयास किया कि हम उन्हें अपनी जड़ों से वापस जोड़ें, वहाँ के अधिवक्ताओं से को अपनी जड़ों से वापस जोड़ें। तो हमने लगभग 20 डेलीगेट्स को बुलाया था और मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश से
पहले प्रयास में 20 एडवोकेट आए, वो 3-4 दिन हमारे साथ रुके और हमने उनको अधिवक्ता परिषद की विविध गतिविधियों को दिखाया और आग्रह किया कि ये एक सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं, हो सके तो आप अपने देश में भी लीगल फेटर्निटी के बीच में इसको लेके जाएं। ये सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले वकीलों को भी एक परिवार के तरह से जोड़ देता है। मेरे को एक किस्सा ध्यान आ रहा है। गुड़गांव में हमारे एक मित्र हैं सुंदर सिंह जी, उनका एक क्लाइंट कर्नाटका में किसी केस में पकड़ा गया जो वैसे गुड़गांव के आसपास का रहने वाला था। तो अब उनकी वहां पे बेल करानी थी। सुंदर सिंह जी का मुझे फोन आया कि भाई साहब मुझे कर्नाटका के सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट में एक एडवोकेट चाहिए। अब क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह से जुड़े हुए हैं, मैंने उन्हें एक सीनियर एडवोकेट का लिंक बताया कर्नाटक हाई कोर्ट में बेंगलोर में, और वहां से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट का नंबर लिया, 2-3 लोगों का नंबर लिया और उनका जो काम था वो बहुत आसानी से हो भी गया। तो ये खूबसूरती है हमारे ये जो भारतीय कल्चर है, और जिससे ओतप्रोत अपना ये संगठन है अधिवक्ता परिषद, ये उसकी एक बहुत खूबसूरती का मिसाल है, नमूना है। तो ऐसे हम अब भारत की सीमाओं में नहीं, वहां से बाहर भी जा चुके हैं, और इस तरह का मॉडल हमें रशिया में ले जाने का भी मौका मिला। आज जो अपना ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, इसमें रूस से भी एक एडवोकेट जुड़े हुए हैं। हालांकि उनको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, मगर बाद में मैं उनको बता दूंगा कि क्या कुछ कहा गया था। अभी जब हम किसी भी संगठन को शुरू करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। बिना ऑब्जेक्टिव के किसी संगठन को आप शुरू तो कर देंगे मगर लंबा उसको चला नहीं पाएंगे, और वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी जन उपयोगी होने चाहिए, जिससे कि समाज में उसकी स्वीकार्यता रहे। क्योंकि समय अभी लगभग हो ही चला है, मैं आपको अधिवक्ता परिषद के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं उसके बारे में बताता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव जब हमने बॉडी रजिस्टर कराई उस समय जो लेके चले वो है टू इनकलकेट एंड प्रमोट प्रोफेशनल एथिक्स अमंग द एडवोकेट्स, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स to reform and improve the legal and judicial system in accordance with requirements of people and in conformity with Bharatiya values. This Bharatiya values is very important to improve the quality of advocacy. क्योंकि अगर हम अपने वकील भाइयों को संभालेंगे नहीं तो वो किस रास्ते पे जाएंगे, और बाद में समाज में जो हमारी पूरी फैटर्निटी है उस पर थोड़ा लोगों का विश्वास कम ना हो जाए, और विदेशों में भी हमारी धाक जमी रहे कि भाई अगर भारत के वकील हैं तो उनकी क्वालिटी है, और नहीं है तो हम इंप्रूव करेंगे। जहां जहां कमी है हम उसको इंप्रूव करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टडी सर्कल उसका एक माध्यम है। जहां कमी है वहां हम ही उसको सुधार करेंगे। हम किसी को लांछन नहीं लगाएंगे, हम किसी को ये नहीं कहेंगे सरकार को कि तुमने ये नहीं किया या तुमने अच्छा नहीं पढ़ाया। किसी यूनिवर्सिटी को हम गाली नहीं देंगे कि तुमने यूनिवर्सिटी में अच्छा विद्यार्थी नहीं निकाला इसलिए अच्छा वकील नहीं आया, इसलिए अच्छा जज नहीं आया। नहीं, हम स्वयं प्रयास करेंगे और समाज को अच्छे वकील देंगे। क्वालिटी ऑफ एडवोकेसी जो है वो हम स्थापित करेंगे। इसके लिए हमने ये काफ़ी सारे सिस्टम चला रखे हैं, और भविष्य में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसमें ऐड भी करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन। मेरे दिमाग में अभी हाल ही का एक बहुत अच्छा किस्सा ध्यान आता है। अपने भारत के बहुत नामी सीनियर एडवोकेट हैं श्री हरीश साल्वे जी। थोड़े दिन पहले वो भी यूट्यूब चैनल पे थे। तो उन्होंने
जो मिस्टर जाधव का जो केस था, जो अपने पाकिस्तान में बंद हैं, कुलभूषण जाधव जी, उनका केस केवल 1 रुपया फीस लेकर भारत सरकार से ना सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि नीदरलैंड हेग में है, ना सिर्फ उनका केस लड़ा बल्कि उसको भारत के पक्ष में लेके भी आए। ये क्या है? और हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है, वो ब्रिटेन की जो महारानी जी हैं उनके ऑफिशियल एडवोकेट हैं वो। अब ये बहुत गर्व, हर भारतीय के लिए, हर एडवोकेट के लिए गर्व का विषय है कि ब्रिटेन में हमारे यहां से एडवोकेट जाके उनकी महारानी के एडवोकेट होते हैं और उन्हें पैसे की भी इतनी लालसा नहीं है, वो 1 रुपए में देश के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे अधिवक्ता, ऐसे वकीलों का निर्माण करना कि अगर राष्ट्रीयता की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो अपनी जेब को नहीं देखेंगे, हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे। इसके बाद जो अगला एम था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में जो बिंदु है, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन। आज कोर्ट में किस तरह की प्रैक्टिकलिटी, किस तरह की प्रैक्टिकल वैल्यूज की, किस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स की, एस्पेक्ट्स की आवश्यकता है, अगर विद्यार्थी ये अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही पढ़ ले और उसमें भी कोई एथिकल, लीगल एथिकल काइंड ऑफ चैप्टर रहे, तो जब वो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पढ़ के निकलेगा तो उसके पास पहले से कुछ ना कुछ अवश्य रहेगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए भी अधिवक्ता परिषद काम करेगा। ये भी हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में शामिल है। टू होल्ड सेमिनार्स, सिंपोजियम एंड मीटिंग ऑफ टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन in the right direction on various problem of national interest। देश में कभी भी कोई सिचुएशन खड़ी हो सकती है, उस सिचुएशन को केवल सरकार संभालेगी ऐसा सोचना गलत है। हम क्यों नहीं संभालेंगे? देश का नागरिक क्यों नहीं संभालेगा? क्या हमारा देश नहीं है? क्या हम देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है? क्या केवल सरकार का ही देश है? सरकार कौन चुनता है? सरकार तो हमने चुनी है। तो जिसको हमने चुना है, जिसके लिए हमने चुना है, उसके लिए क्या हमारी चुनने के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। ये देश को संभाल कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है और वो अधिवक्ता परिषद अपने दायरे में रह के बहुत अच्छे से निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। टू प्रोवाइड पीरियोडिकल ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ अधिवक्तास, इसके बारे में मैंने आपको वो स्टडी सर्कल बताया है। टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट लीगल एजुकेशन, टू इनकलकेट पैट्रोटिज्म एंड ए सेंस ऑफ सर्विस अमंग द एडवोकेट। ये जितना सुनने में आसान है उतना प्रैक्टिकलिटी में हर लोग इसको उतार नहीं पाते हैं, व्यवहारिकता में हर लोगों में आ नहीं पाता ये चीज। अगला जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की कड़ी है उसमें जो बिंदु है वो है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व भारतीय वैल्यू ऑफ लाइफ इन द लीगल फैटर्निटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, टू प्रोवाइड लीगल एड and assistance to deserving person who are involved in litigation of social and national causes। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो न्याय केंद्र की स्थापना है वो ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। अगला बिंदु है टू मोटिवेट द अधिवक्तास टू एंगेज देमसेल्व्स इन नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड सर्विस। वकीलों को राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और राष्ट्र की सर्विस में जोड़ना, अपना प्रोफेशन करते रहें, जिसको फ्री न्याय की आवश्यकता है उसको फ्री न्याय भी दें और जहां तक हो सके अपने समाज को लिटिगेशन फ्री बनाना। जहां छोटे मोटे कारणों को लेकर विवाद चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको साथ बैठाना और उनको बोलना कि आप अपना राजीनामा कर लें,
बीच में, क्योंकि आप एक वकील हैं, आपको दोनों साइड का पक्ष पता हो सकता है, और आपके पास सोचने के लिए एक जुडिशियस माइंड भी है। जुडिशियस माइंड होने से आप दोनों की प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ सकते हैं और उसका निपटारा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे प्रयास रहते हैं। आखिरी बिंदु जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में है वो है टू टेक सच स्टेप और टू ऑर्गेनाइज सच अदर प्रोग्राम्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। इन सब उद्देश्यों को लेकर इस संगठन का शुरुआत किया। तो ये जो मैंने आपसे बातें बताई, इन सब के उद्देश्य के लिए अधिवक्ता परिषद का गठन किया और काफी सफल भी रहे हैं हम लोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो मेरा आग्रह था उसको समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से अधिवक्ता परिषद के फायदे, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट सभी कुछ हम लोगों को बताया आज। इसके साथ